बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय। मुझे आपने इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत विनियोग विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। यह विधेयक केवल संस्थाओं और प्रावधानों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक दिशा, प्राथमिकताओं और आम नागरिक के जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। माननीय महोदय, इस विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए व्यय का प्रावधान किया है। यह आवश्यक है कि यह हम सुनिश्चित करें कि इन निधियों का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के साथ हो। आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे रोजगार का सृजन, महंगाई पर नियंत्रण, कृषि क्षेत्र की मजबूती और बुनियादी ढांचे का विकास, उनके समाधान में यह विधेयक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आवंटित राशि का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। यदि इन क्षेत्रों में निवेश सही दिशा में होता है तो यह समावेशी विकास को गति देगा और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मुख्य प्रावधान जो है, उसमें राजकोषीय प्राधिकार की जब बात करते हैं तो कुल व्यय का अनुमान देश के लिए जो है 53.47 लाख करोड़ लगाया गया है। और देखना यह कि 148 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लिए इस बजट को, इस खर्च को सही रूप में खर्च किया जाएगा, जनता पर खर्च किया जाएगा, या कुछ विशेष लोगों के लिए या चुनिंदा लोगों के ऊपर इसका व्यय किया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कोविड के समय भी अगर अनुमान लगाते हैं, पीएम केयर फंड बना, उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं, उसका कोई ऑडिट नहीं, उसमें एमपी लेड का भी लगभग 8,000 करोड़ रुपया जो है ले लिया गया था। वो किस पर खर्च हुआ, उसका किसी तरह का कोई उसका आंकड़ा सामने है ही नहीं है, तथ्य सामने नहीं है। सरकार इस पर जवाब कब देगी, है सरकार से पूछने की जरूरत है, जनता जानना चाहती है। हम घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटे में 16.96 लाख करोड़, जो जीडीपी का 4.3%, सरकार के कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, जो उनकी उधार लेने की जरूरत को दर्शाता है। और राजस्व घाटा 5.92 लाख करोड़, जो जीडीपी का 1.5%, राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच की कमी। ये तमाम राजकीय घाटे जो चालू वर्ष की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। मैं उन तमाम मुद्दों की बात भी करूंगा जो इस विधेयक से प्रभावित होंगे। हम वित्तीय स्थिति की बात करें, जो बजट में निर्धारित राशि और लगातार कम राशि आवंटित करने की बात है। सदन द्वारा जो पहले मंजूर की गई पूरक मांगों में 2.81 लाख करोड़ के अतिरिक्त खर्च की मांग की गई थी, जिसमें से 2.01 करोड़ भारत की संचित निधि से होने वाला नया नकद खर्च है। अतिरिक्त खर्च की इतनी बड़ी राशि पेश की गई है, जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए जो केंद्रीय बजट है उस पर चर्चा चली रही थी, और ऐसे में मूल बजट अनुमानों की पर्याप्तता पर यह सवालिया निशान है। सरकार का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात के जवाब में वित्तीय लचीलापन बनाए रखने के लिए कदम आवश्यक है, लेकिन अतिरिक्त खर्च का एक बड़ा हिस्सा उन मदों से जुड़ा है जिनका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि भोजन और उर्वरक पर सब्सिडी और राज्यों को दिए जाने वाला पैसा। ऐसे में अनुपूरक मांगों में ऐसे मदों का बार बार आना सरकार की उन लगातार कोशिशों के अनुरूप है, जिसके तहत वे खर्च की मुख्य मदों के लिए बजट को कम रकम रखती है और बजट पेश करते समय कसी हुई वित्तीय स्थिति जो है वो दिखाने की कोशिश करने का काम सरकार करती है। इसमें जो रुपए का जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन, इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आरबीआई के हस्तक्षेप से करदाताओं को जो नुकसान हो रहा है, रुपए का लगातार गिरना, रुपए का डॉलर से हम बात करें तो 94 रुपए प्रति डॉलर से भी अधिक जो है रुपया गिर चुका है। ऐसी स्थिति में बाजार की सामान्य अस्थिरता की बजाय व्यापक आर्थिक प्रबंधन में गहरी कमजोरियों को यह दर्शाता है।
कमजोर मुद्रा ने कच्चे तेल, खाने के तेल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा सामग्री जैसे जरूरी आयात की लागत को भी बढ़ा दिया है, जिससे महंगाई और बढ़ गई है। अगर हम अनुमान लगाते हैं तो 1% का डेप्रिसिएशन जो है वो भी महंगाई को 0.2 से 0.3% अंकों की बढ़ोतरी करता है, जिससे परिवारों की खरीदने की जो क्षमता है वो लगभग कम हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। ऐसे में छोटे जो व्यवसाय हैं और जो निर्माता है उनका इनपुट जो लागत है, इनपुट कॉस्ट, वो बढ़ जाती है। ऐसे में जब हम बात करें, जहां डॉलर 2014 की आज 2026 से तुलना करते हैं तो उस वक्त डॉलर जो है 60 रुपए के लगभग था और आज 94 के पार है। स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मंत्रियों के जो है इनके उससे पहुंच से बाहर चली गई है, स्थिति इनके कंट्रोल में नहीं है। और हम अगर बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की भी जो दरें हैं, जो मूल्य हैं, इतना ज्यादा बढ़ चुका, वो भी नियंत्रण के बाहर है, सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है। इस मामले को मैंने पहले भी शून्यकाल में उठाया था और ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था ये तो ग्लोबली गवर्न्ड है और राज्यसभा के अंदर जो है इस तरह से ज्ञान देने की बात की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस तरह से हाथ झटकने का काम नहीं कर सकती। अगर सरकार अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती है तो सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। यहां जब हम बात करते हैं, आज देश का एक आम नागरिक जो है वो इस समस्या से जूझ रहा है, जहां सोने चांदी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो हमारी परंपराओं और जरूरतों का एक हिस्सा है जो आम जनता की खरीद से बाहर जा चुका है। ऐसे में लगातार रुपए का गिरना और सरकार और आरबीआई का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न करना, ये एक प्रश्न चिन्ह सरकार की जो है जवाबदेही पे लगाता है। मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, इसमें आयात शुल्क घटाना चाहिए, इसमें जीएसटी की दरों को कम करना चाहिए ताकि किसी हद तक जनता को जो है राहत प्रदान की जा सके। हम बात करते हैं अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ के 2025 के अनुच्छेद 4 जो परामर्श है, आर्टिकल 4 कंसल्टेशन में भारत के राष्ट्रीय खातों को सी ग्रेड दिया गया है। जो इसकी 4 स्टेप असेसमेंट सिस्टम है, 4 स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली जो है, उस प्रणाली का ये सबसे निचला दूसरा ग्रेड है, सबसे निचला दूसरा ग्रेड। और ये इस बात को दर्शाता कि हालांकि डेटा नियमित रूप से जो है और समय पर संकलित किए जाते रहे हों, फिर भी कुछ हद तक कार्य प्रणाली संबंधी कुछ जो कमियां निश्चित रूप से आर्थिक निगरानी और विभिन्न देशों के बीच तुलना में बाधा डालती है। ऐसे में कुल मिलाकर रुपए का लगातार गिरना, घटते भंडार और डेटा की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं, ये सभी आपस में जुड़ी हुई व्यापक आर्थिक चुनौतियां हैं जो जीवन यापन की लागत को बढ़ा देती हैं, कर्ज चुकाने के बोझ को बढ़ाती हैं और विदेशों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में वृद्धि करती हैं। इसका सबसे अधिक और असामान्य प्रभाव मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हम लोग अगर बात करें उर्वरकों की अनुपूरक के लिए, अनुपूरक भारत की जो आयात संवेदनशीलता है उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है। उर्वरक सब्सिडी के लिए किए गए भारी भरकम पूरक प्रावधान भारत के उर्वरक क्षेत्र में मौजूद ढांचागत कमजोरियों को बेनकाब करते हैं। पिछले साल मॉनसून के अपेक्षाकृत अनुकूल रहने के बावजूद भी भारत के कई हिस्सों में किसानों ने उर्वरक की कमी की शिकायत की थी। इससे बुआई का जो चक्र है वो बाधित हुआ और खेती के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान खेती की जो लागत है वो किसानों के लिए वो लागत बढ़ गई। वो लागत पूरी तरीके से लगाने में किसान सक्षम नहीं हो पाए। अब सरकार को पूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त सब्सिडी सहायता प्रदान करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि भारत किस हद तक आयातित उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फेटिक और पोटेशिक इनपुट पर निर्भर है। हम वेस्ट एशिया की बदलती भू राजनीतिक जो गतिशीलता है वो भारत के उर्वरक और कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चिंताएं पैदा करती हैं। भारत उर्वरक उत्पादन के लिए पश्चिमी एशियाई देशों से आयातित एलएनजी लिक्विफाइड
नेचुरल गैस पर निर्भर है और एलएनजी की किसी भी कमी का घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम बात करें वेस्ट एशिया में जो हॉर्मोज, जो कि मैराइटन चोक पॉइंट है, जहां से तेल एक्सपोर्ट जो है वो सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक और ये इन देशों से जो है हॉर्मुज के माध्यम से, हॉर्मुज के उस रूट के से एशिया की तरफ आता है। हॉर्मुज के समुद्री मार्ग से देश को लगभग 60% कच्चा तेल और 50% गैस देश में आती है। वो तमाम जो आयात है वो बाधित हो रहा है और जहां ईरान को हम अपना मित्र मानते हैं, वहीं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की गई है। सरकार ने एलपीजी मामले में देश को संकट में डालने का काम किया है। हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और बात करते हैं कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कतार में है। लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था की कतार में है या नहीं है, लेकिन एलपीजी के लिए देश को जरूर कतार में खड़ा करने का काम कर दिया है। जैसा कि नोटबंदी के वक्त भी देश को कतारों में खड़ा करने का काम किया गया था और नोटबंदी में हुआ क्या, वो आज तक देश को पता ही नहीं चला कि उसे किस प्रकार से उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। एलपीजी की किल्लत से आर्थिक और राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा है। एलपीजी की वजह से व्यवसायों में संकट उत्पन्न हो रहा है। होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। घरेलू बजट भी गड़बड़ा रहा है। कालाबाजारी भी बढ़ रही है। 2500 रुपए तक जो है वो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, मार्केट में बिक रहा है। स्टूडेंट जो पीजी हॉस्टल में रह रहे हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग जो है लकड़ी के प्रयोग के तरफ वापस जा रहे हैं, वो मजबूर है लकड़ी के प्रयोग को करने के लिए। कहां तो हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और कहां हम फिर से पुराने उस लकड़ी और पाषाण युग के अंदर देश को ले जाने की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मैं बात कहना चाहूंगा, औद्योगिक इकाइयों पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव एलपीजी का पड़ रहा है, जिसकी वजह से लेबर जो क्लास है वो पलायन के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। उससे बहुत बड़ा नुकसान औद्योगिक इकाइयों को भी हो रहा है। देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट देश में हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल टेक्निक जो है वो गैस प्रोडक्शन की इजाद की थी। तो देश को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है एक उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने बताया इस तरह का कि किस प्रकार से जो है उस गैस का जो है नाली से गैस का जो प्रोडक्शन किया जाएगा। और ऐसी एक बात पहले भी कही गई थी, बेरोजगारों को रोजगार की बात पर उन्होंने बताया था एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, और बाद में उनके जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने उसे राहुल गांधी से जोड़ने की बात कर दी थी। तो आप देखिए, आप नियम के तहत ही बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के मैं बिल्कुल बजट पे बात कर रहा हूं। आप टेक्नोलॉजी एलपीजी की सुचारू व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और आप जो है गैस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, देश को किस प्रकार की परिस्थितियों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट एशिया के मामले में पूरी तरीके से मोदी जी अमेरिका के दबाव में रहे, और ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि वो पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में थे। हम अंग्रेजों की गुलामी में पहले थे और आज मोदी जी चाहते हैं कि हम अमेरिका की गुलामी करने का काम करें। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देश जागरूक है, देश में ऐसा नहीं चलेगा। आप नियम जानते हैं, आप विषय पर बोले। एक तरफ जहां वो वक्त था जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, किसी तरह का दबाव उन्होंने अपने पर आने नहीं दिया, अपने निर्णय खुद लिया करते थे। उस समय वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज हम दबाव के अंदर अपने निर्णय ले रहे हैं और परिस्थितियां इस तरह की बन गई है कि देश में हम इकोनॉमी, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम अर्थव्यवस्था की वो बात करते हैं कि तीसरी इकोनॉमी। अमेरिका और चाइना जो है उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारा देश आज भी गरीबी के उस स्तर पर है जहां पर हमको एलपीजी की कतारों के अंदर खड़ा होने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये सरकार को जानने की आवश्यकता है और इसका कोई जो है एक फुल प्रूफ समाधान करने की भी आवश्यकता है। एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के जो परेशानियां राजस्थान में भी आई हैं उस पर भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड जो है, एक ओटीपी का सिस्टम बना दिया, उसको 100% लागू करने की बात कही गई है।
जिन लोगों के पास में, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास में जहां पर मोबाइल फोन ही नहीं है, उनके पास कैसे ओटीपी पहुंचेगा, कैसे वो जो है एलपीजी के सिलेंडर को प्राप्त करेंगे, ये सोचने वाली बात है। मोबाइल अपडेट ही नहीं है। और ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि 4.2 केजी का जो सिलेंडर है उसको बहुत जल्द, जिस तरह से किल्लत एलपीजी की चल रही है, वो 4.2 केजी के सिलेंडर के अंदर 10 केजी गैस ही दी जाएगी। अब उस पर उसका भुगतान कितना होगा? 942 रुपए का जो सिलेंडर है उस पर कितना भुगतान होगा यह अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि वो 10 केजी का जो सिलेंडर है उसका भुगतान जो है 942 रुपए के हिसाब से करना पड़े। देश को इसमें सतर्क होना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जिन लोगों के पास में मोबाइल नंबर जिनके चेंज हो गए हैं और वो ऑनलाइन अपडेशन चाहते हैं, ऑनलाइन अपडेशन नहीं होने की वजह से वो रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों के अंदर जो पिछली बुकिंग है उसके बाद 25 दिन के बाद ही जो है नई डिलीवरी उनको प्राप्त होगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो है अवधि 45 दिनों की है। 45 दिन से पहले नई डिलीवरी उनको नहीं मिल पाएगी। नए कनेक्शन पे और डीबी से भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है। घरेलू सिलेंडर की बिक्री पर, गैर घरेलू सिलेंडर की बिक्री के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। और इस वजह से जो है होटल उद्योग वो बंद होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। बड़ी परिस्थितियां उनकी गंभीर हैं। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं किया है उनको भी सिलेंडर्स पर रोक लगा दी गई है। सब्सिडी वाले सिलेंडर जो है वो 12 की जगह 9 दिए जाएंगे। और उज्ज्वला योजना में 8वां और 9वीं रिफिल से पहले अगर ई-केवाईसी नहीं है तो 8वें और 9वें सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी किसी भी प्रकार से प्रदान उनको नहीं की जाएगी। ये तमाम परिस्थितियां, दिक्कतें, तकलीफें एलपीजी को लेकर के राजस्थान और देश में देखने को मिल रही हैं। हम अगर कंपैरिजन करते हैं 2014 और 2026 का, तो जहां पेट्रोल 70 रुपए था वो आज लगभग 95 से 105 रुपए के आसपास प्रति लीटर है, जो कि 35 से 40% की वृद्धि है। इसी प्रकार से डीजल में जो है जो 1 लीटर 54 से 57 रुपए था वो अब 87 से 95 रुपए, लगभग 60 से 70% की वृद्धि भी यहां डीजल में हुई है। एलपीजी जो 414 से 450 रुपए हुआ करता था वो आज जो है 910 से 942 रुपए के बीच में है, जो कि 100% से भी ज्यादा जो वृद्धि इसमें की गई है। मैं ऐसे पे कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का प्रभाव आधिकारिक रूप से जो ग्रामीण आधारित योजनाएं हैं जिसमें रोजगार पूंजी प्रधान योजनाओं की ओर जो है बदलाव है, उसमें बताना चाहूंगा मनरेगा की बात है। मनरेगा में जो ग्रामीण परिवारों के लिए मांग आधारित रोजगार की गारंटी, जिसमें 30,000 करोड़ का आवंटन मिलता था, वहीं अभी जो वीबीजी राम जी इसमें 95,000 करोड़ आवंटित किए गए। हालांकि यह राशि भी जो 125 दिनों के काम करने के लिए पूर्ण नहीं है। जब यह कार्य पूरा होगा तो इसमें जो राशि, जो अनुमानित जो राशि है वो लगभग 2.3 लाख करोड़ की उसमें जरूरत होगी। ऐसे में क्या राज्य अपनी भूमिका को पूर्ण तरीके से निभा पाएंगे, यह जान पाना भी मुश्किल है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में कई राज्य चाहते ही नहीं है कि वो जो है अपनी भागीदारी इस योजना में निभाए। इस योजना को एक सोचे समझे तरीके से खत्म करने की साजिश है, कोशिश है। हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों को लेकर के। इस पर भी लगातार कम खर्च है। सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने के बार बार किए गए दावों के बावजूद केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों पर लगातार कम खर्च कर रही है और यहां तक कि आवंटित फंड का भी पूरी तरीके से उपयोग करने में असफल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि 23-24 में जो 6,359 करोड़ था, वहीं वास्तविक खर्च घट करके 5,476 करोड़ रुपए खर्च हुआ और यह पैटर्न उससे पहले के सालों में और भी कम था। तो ऐसे में किस प्रकार से जो है सरकार छात्रवृत्तियों के ऊपर कम खर्च कर रही है, यह इस बात को दर्शाता है। वहां अभी हमारे ही सदन के अंदर अमित शाह जी ने जिस प्रकार से अंबेडकर साहब का अपमान किया, जहां सरकारें अंबेडकर साहब का अपमान करती हो, जहां सरकारें अपमान करती हो, वो SC ST के लिए कितनी संवेदनशील हो सकती। सर मैं बिल्कुल मैं इशू पे ही बात कर रहा हूं कि जो इस प्रकार से बात करते हो वो सरकारें
अनुसूचित जाति और जनजाति के बजट के लिए, उनके प्रावधानों के लिए और उनके संरक्षण के लिए कितनी संवेदनशील हो सकती है, यह इस बात को दर्शाता है। हम प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियों भी के लिए भी लगातार उपयोग में आने वाली जो समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। एससी और अन्य वंचित छात्रों के लिए बनाई गई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी जो है कम इस्तेमाल का पैटर्न मिलता है। 2023-24 में 500 करोड़ के बजट के अनुमान के मुकाबले 446 करोड़ खर्च हुआ। 2022-23 में यह अंतर बहुत ज्यादा साफ हो गया, जहां 500 करोड़ के संशोधित अनुमान के बावजूद असल में जो खर्च हुआ वह महज 208.62 करोड़ रह गया और 21-22 में यह 725 की जगह 570 करोड़ का ही इस्तेमाल हो पाया। इसी प्रकार से SC/ST कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर के भी जो है अपर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है सरकार से। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के पालन के लिए तंत्र को मजबूत करने हेतु दी जाने वाली केंद्रीय सहायता कई वर्षों से लगातार स्थिर बनी हुई है। यह स्थिति SC/ST समुदायों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने में गंभीरता की कमी को दर्शाता है और यह बहुत बड़ा ही गंभीर और चिंता का विषय है। यहां तक कि राजस्थान जैसे राज्यों के अंदर तो स्कूलों के अंदर पीने के पानी के लिए पृथक मटके रखे जाते हैं, भोजन की भी व्यवस्था जो है। आपको मौका प्लीज आधार में दूंगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। राज्य के बजाय इस पर बोले। जिस प्रकार से ये परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसे एट्रोसिटीज के ऊपर अंकुश लगाने का काम सरकार कर ही नहीं पा रही है। और ये कटु सत्य है राजस्थान के लिए कि सरकार जो है मुख्यमंत्री और इनके मंत्रिमंडल से नहीं चल रही है। आप नियम सरकारें किससे चल रही है ये आपको स्वयं को पता है। रिकॉर्ड पर नहीं होंगी डांगी जी, आप विषय पर बोलें। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो खाली पदों की रिकॉर्ड ऊंची संख्या के बावजूद भी ICDS की फंडिंग सिर्फ जो है प्रक्रियात्मक बनी हुई है, उस पर भी जो है फंडिंग की कमी सामने है। ऐसी परिस्थितियों में जो है सरकारों को चाहिए कि इन फंड्स को बढ़ाया जाए और इन जो है खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का कार्य भी किया जाए। राज्यों को दरकिनार करने और संघवाद को कमजोर करने के लिए भी सेस और सरचार्ज का जो अत्यधिक उपयोग है वो भी गलत है। उसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि राज्यों को जो है पूरी तरीके से अपने ग्रिप के अंदर केंद्र सरकार ने ले रखा है। राज्यों को वो अपना शेयर नहीं मिल पा रहा है जिसके वो सही मायने में हकदार हैं। कई महत्वपूर्ण बातें सामने हैं, लेकिन इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक रुपए का सही उपयोग जनहित में हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सुनिश्चित किया जा सके। सरकार बार बार विकास का नारा देती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि विकास है कहां? क्या वह युवा जो डिग्री लेकर सड़कों पर नौकरी ढूंढ रहा है, जहां IIM और IIT के जो डिग्री धारक हैं उनको भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो किस प्रकार के रोजगार का सृजन सरकार कर रही है, ये सामने है। इस विधेयक में इस प्रकार की कोई उम्मीद जो है दिखाई नहीं देती है। क्या यह किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है इसे यह बजट राहत दे रहा है? जवाब इसका भी है नहीं। बड़े बड़े आंकड़े जरूर पेश किया जाता है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत को छुपाने का काम किया जाता है। महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, जैसे मैंने पूर्व में कहा। रोजगार पर जो है स्पष्ट रोड मैप सरकार नहीं बना पाई है। गरीबों के लिए सिर्फ खोखले वादे इस बजट में हैं। इस विधेयक में पारदर्शिता की भारी कमी है। पैसा कहां जा रहा है, मैं कैलकुलेट करूंगा सर हाफ में, कैसे खर्च हो रहा है, इसका कोई स्पष्ट जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार जो है अपनी जवाबदेही से बचने का कार्य कर रही है। यह विधेयक देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर रहा है और आम आदमी की जेब पर बोझ डालता है। कुछ चुनिंदा लोगों को जरूर फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है। तमाम विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट 2026-27 और इसके बाद के विनियोग विधेयक को वास्तविकता से परे, जन विरोधी और संघ विरोधी करार दिया। यह तर्क देते हुए कि बेरोजगारी
ग्रामीण संकट और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। केंद्रीय बजट गैर भाजपा राज्यों के साथ कथित सौतेले व्यवहार, उच्च ऋण चुकौती और सामाजिक व्यय में कटौती पर केंद्रित है। सरकार को इस पर प्रमुखता से ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।